और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहां गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते गऊं तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता। आप सबको मालूम है और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज वहां पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है। और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद खड़गे साहब। मीडिया के मित्रों, आपके मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी हिंदी और अंग्रेजी की हमारे न्याय पत्र की पहुंच चुकी है। कार्यक्रम के पश्चात उसकी फिजिकल कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 10 मिनट आपके सवाल जवाब होंगे और इसमें अनुशासन रखिएगा। सबसे पहले एजेंसीज को मौका दिया जाएगा, तो एएनआई सबसे पहले अपना सवाल पूछे। माइक दे दीजिएगा मीडिया के साथियों को। सर मैं सिद्धार्थ हूं एएनआई से। सर मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने एक प्रॉमिस किया है अपने ताकि उनकी मेंबरशिप अपने आप बर्खास्त हो जाए। क्या इस तरीके की परिस्थितियां जो आज बन रही है, खासकर आपकी पार्टी इसको देख रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मैनिफेस्टो में इसको डाला है? You are asking about the anti-defection law, which is now in the 10th schedule. Over the years,
ইস্তেহার প্রকাশ করছে এবং সেই ইস্তেহার প্রকাশ করার সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি তুলে ধরেছেন কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে রেল বীমা, সে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি আগামী দিনে কাজ করবেন। তৎসঙ্গে কর্মসংস্থান নিয়েও চিন্তা করবে জাতীয় কংগ্রেস। ঠিক এইভাবেই কিন্তু আজ মল্লিকার্জুন খাড়গে তেজতৃপ্ত ভাষণ রেখেছেন কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে। লোকসভার প্রাক মুহূর্তে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ইস্তেহার প্রকাশ করবে, সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন দলের কতটা চমক থাকে সেটাই হচ্ছে বড় কথা। ইতিমধ্যেই জাতীয় কংগ্রেস আজ ইস্তেহার প্রকাশ করতে চলেছে, আর সেই ইস্তেহারে একাধিক বিষয়ে গুরুত্ব পাবে। বিশেষ করে যুবক থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান, একাধিক বিষয়ের উপর এবার কিন্তু লক্ষ্য রেখেছে জাতীয় কংগ্রেস। বিশেষ করে তিনি শাসক দলকে নিশানা করেছেন। তিনি বলছেন তারা এবার নির্ভয়ে ভোটে লড়াই করবেন, কোন ধরনের কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তারা ভয় পাচ্ছে না, তারা নির্ভয়ে লড়াই করবেন এবং তারা অনেকটাই আশাবাদী এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। একদিকে রয়েছে ইন্ডিয়া জোট, অন্যদিকে কংগ্রেস আজ তাদের ইস্তেহার প্রকাশ করছে। প্রত্যেক বছর বা প্রত্যেক নির্বাচনের আগে কংগ্রেস বিভিন্ন চমক নিয়ে ইস্তেহার প্রকাশ করে। আজকেও সেই ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠান, যেখানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী থেকে শুরু করে মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী প্রত্যেকে উপস্থিত রয়েছেন, গান্ধী পরিবারের সকল সদস্যরা ছিলেন। তৎসঙ্গে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরাও কিন্তু আজ উপস্থিত রয়েছে। সেই সরাসরি চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা দিল্লি থেকে সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। শুনবো আমরা কি বলছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। Mr. Modi's guarantees are only in order to ensure that he is guaranteed a third-term job. Where is the guarantee? What happened to the guarantee of 2 crore jobs? What happened to the guarantee of 15 lakhs in the account of every Indian? What happened to the guarantee of doubling farmers' income? What happened to the guarantee of raising India's GDP to 5 trillion? I can offhand narrate at least 50 such promises of Mr. Modi. Mr. Modi's promises are empty promises. Our 25 guarantees are concrete guarantees. Good afternoon. I agree with what Mr. Chidambaramji said. But this election is about those who are trying to destroy the Constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the Constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the Constitution has been as much at risk as it is today. In Hindi, sir. ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। धन्यवाद। मौसमी सिंह, आज तक।
राहुल जी। हेलो, मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है। मैम, अगर आपसे सवाल, राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है। तमाम सरकारें आपकी, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, but in the manifesto the OPS scheme is missing. So is there is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. It's very much on our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received. अरुण कुमार सिंह। मेरा सवाल राहुल जी आपसे। राहुल जी, हेलो। আপনারা শুনলেন পি চিদম্বরমের বক্তব্য। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম একাধিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। বিশেষ করে বলা হয়েছে যে পেনশন স্কিমের টাকা বাড়ানো হবে, তৎসঙ্গে সুদের হার বাড়ানো হবে। তার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটিতে দীর্ঘ আলোচনার পরেই কিন্তু সিদ্ধান্তে আসা হবে। একেবারে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলছেন যারাই পেনশন স্কিমার রয়েছেন, অবসরপ্রাপ্ত যারা কর্মচারীরা রয়েছেন, তাদের সুদের হার বা টাকার পরিমাণ কিভাবে বাড়ানো সম্ভব, প্রত্যেকটা বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা হবে, আলোচনা হবে, বৈঠক হবে, তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ঠিক এইভাবে কিন্তু পি চিদম্বরম উনি ওনার মতো করে বক্তব্য পেশ করেছেন। তৎসঙ্গে রাহুল গান্ধী তিনিও বলেছেন যে লোকসভা লড়াইয়ের মূল এজেন্ডা হচ্ছে লোকতন্ত্র এবং সংবিধান বাঁচানো। লোকতন্ত্র এবং সংবিধান বাঁচাতেই এবার নির্বাচনে লড়াই করতে চলেছে कांग्रेस। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो।
अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आशीष सिंह। राहुल जी, लास्ट टाइम पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने मुझे याद है कहा था, यू वर कन्विंस्ड दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का वक्त खत्म हो गया है। ऐसा हुआ नहीं, होता है राजनीति में। इस दफा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में? देखिए, 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। आखिरी सवाल कुमार विक्रांत सिंह।
আপনারা শুনলেন রাহুল গান্ধীর বক্তব্য। তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, বিশেষ করে শাসক দলকে তিনি বারংবার কটাক্ষ করেছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময়। বিশেষ করে আদানি গোষ্ঠী নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। আদানির সাথে মোদির একটা নিজস্ব সম্পর্ক রয়েছে, সেই কথাটি পর্যন্ত তিনি তুলে ধরেছেন আজকের এই ইস্তেহার প্রকাশকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে দেখা গেছে তিনি বারংবার অভিযোগ করছেন যে রাজনৈতিক ফান্ড অর্থাৎ নির্বাচনী যে ফান্ড, সেই ফান্ড বিজেপি জোরপূর্বক দখল করছে। ঠিক এই অভিযোগ কিন্তু আজ করতে দেখা গেছে রাহুল গান্ধীকে। তৎসঙ্গে দেখা গেছে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সিজ করা হয়েছে, তার পেছনেও শাসক দল বিজেপির হাত রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন রাহুল গান্ধী। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা হচ্ছে আপকি বার 400 পার। এই যে মোদী সহ বিজেপির নেতৃত্বদের একটা মন্ত্র, তাই আপকি বার 400 পার করতে এখন নাকি ভয় পাচ্ছে বিজেপি। তার জন্যই বিভিন্ন রাজ্যে তারা কংগ্রেসের নেতাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের দলে সামিল করছেন। কেন? তারা জানে তারা এবার 400 পার করতে পারবে না। হ্যাঁ, ঠিক এই অভিযোগ কিন্তু আজ করতে দেখা গেছে রাহুল গান্ধীকে। তারপরেই এসেছে ভারতের সমস্ত ইনস্টিটিউট এবার কন্ট্রোল করছে বিজেপি। ঠিক এই অভিযোগও আজ করেছেন রাহুল গান্ধী। অর্থাৎ একের পর এক আজ অভিযোগ করতে দেখা গেছে রাহুল গান্ধীকে। বিভিন্ন অভিযোগের নিরিখে কিন্তু আজ এই ইস্তেহার প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।